अक्सर ये कहते हैं यहाँ गड़बड़ है, वहाँ गड़बड़ है, यहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ भ्रष्टाचार है। ठीक है, हो सकता है हो, लेकिन कई जगह अच्छा काम भी हो रहा है। अब ये मुझ पे चॉइस है, ये चॉइस मेरी है कि मैं कहाँ देखूं। मेरा कहना ये नहीं है कि आप गलत कोई चीज हो रही है उसका क्रिटिसिज्म ना करिए, उसका होना चाहिए। तो वहां पर उस समय बाबरी मस्जिद का प्रकरण चल रहा था, 1990 का दशक आरंभ हुआ था और खूब जा रहे फेरियां वेरियां निकाली जा रही थी, बड़ा टेंशन था। लेकिन हमारे जनपद में हमें कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा था। तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि आपकी असली वैल्यू आपके रिटायरमेंट के बाद मालूम पड़ेगी। मैं समझता हूं कि शायद अगर मैं नेता बन जाता तो टोटल फेलियर होता। मैं अपना क्लास का इलेक्शन नहीं जीत सकता, मैं बड़ा इलेक्शन क्या जीतूंगा। तो अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। दिखाई कहाँ दिया करते हैं बुनियादी पत्थर, जमीन में जो दब गई इमारत उन्हीं पे कायम है। ऐसा ही आलम है हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी का, जो लाइमलाइट से कहीं दूर, वर्किंग 24/7 टू इम्प्रूव आवर नेशन, टू मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। उन्हीं फंडामेंटल ब्लॉक्स में से अनिल सर भी एक हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए एज ए कोल सेक्रेटरी सर्व किया, एज ए एजुकेशन सेक्रेटरी सर्व किया और भी डिफरेंट पोस्ट पे अपनी सर्विस दी। सर is now sharing his experiences with help of his books, Not Just a Civil Servant, Ethical Dilemmas of a Civil Servant and No More a Civil Servant. Thanks Anil sir for joining us. Thank you for calling me here. हम ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं, बेसिकली हम उनकी जॉब के बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं। हम एज ए डीएम उनको जानते हैं, एज एजुकेशन सेक्रेटरी हम आपको जानते हैं, बट मुझे अनिल स्वरूप की चाइल्डहुड के बारे में जानना है कि वो अपने दिन कैसे स्पेंड किया करते थे, क्योंकि एज ए टीनेजर मैं अपने चाइल्डहुड को बहुत मिस करता हूँ। तो मुझे 90s के चाइल्डहुड के बारे में जानना है। 90s में तो मैं बहुत बड़ा हो गया था, मेरा चाइल्डहुड था 60s और 70s में, और जैसे किसी भी बच्चे का होता उसी तरह का होता था। मैं उतना ही चंचल शैतान था, भागता भूगता रहता था, थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था और स्कूल में भी शैतानियाँ भी मैं करता था और कई बार पकड़ा भी जाता था। तो ये सब जैसे सामान्य कोई एक बच्चा करता वही करता था। मुझे भी अपने बचपन के दिन बड़े अच्छे याद हैं, बहुत अच्छे से मेरा समय गुजरा। मैं खेलता बहुत था, खेल में बहुत लगता था। स्कूल से आता था, जल्दी से होमवर्क करता था आधे पौन घंटे में, उसके बाद भागता था क्रिकेट खेलने के लिए। मुझे याद है धूप जिसमें मैं आज खड़ा नहीं हो सकता हूँ, उस धूप में हम 3-4 बजे क्रिकेट खेलने गर्मियों में निकल जाते थे। तो वो ज़माना अपना अच्छा था। आपको मौका मिलेगा वापस जाना चाहेंगे उसमें? बिल्कुल, कौन नहीं जाना चाहेगा अपने बचपन में वापस। बचपन तो सबका बहुत प्यारा होता है, मेरा भी बहुत प्यारा था बचपन। मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपने पिता का जो है गाइडेंस मिली, मेरे एक अंकल साथ रहते थे, उनकी गाइडेंस मिली। उनकी गाइडेंस की वजह से मैं थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ झुका। मेरे पिता बहुत डिसिप्लिन थे, तो मैं उनकी तरह डिसिप्लिन हुआ। समय पे हर चीज़ करना, समय पे पहुंचना हर जगह, ये सब डिसिप्लिन मैंने उनसे सीखा। फिर मेरे पिता प्लान बहुत अच्छा करते थे, भविष्य का पूरा प्लान करते थे। मुझे स्मरण है कि मैं 10-11 वर्ष का था, तो मैंने एक कागज़ देखा रखा हुआ टेबल पे, और उस कागज़ पे मेरे पिता ने लिख रखा था कि कैसे मैं अपनी आगे पढ़ाई करूँगा जिससे मैं IAS अफसर बन सकूं। मैंने अपनी पुस्तक नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट में इस बात को दर्शाया है कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं IAS अफसर बनूं, और उसके बाद उनकी ड्रीम को मैंने अपना ड्रीम बनाया और मैं फिर सिविल सर्विस में आया। और 38 साल की सेवा के बाद मैंने अपनी पुस्तक के अंतिम चैप्टर में लिखा है कि यदि मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं पुनः सिविल सर्वेंट बनना चाहूँगा, एक IAS अफसर बनना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो सेवा आप लोगों की IAS अफसर के रूप में कर सकते हैं, शायद वो किसी अन्य प्रोफेशन में उतना नहीं कर सकते। तो इसको दिमाग में रखते हुए, क्योंकि मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिला इस सेवा में काम करने का, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला लोगों की सेवा करने का, इसलिए मैं चाहता हूं अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो मैं पुनः IAS अफसर बनूं। अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए सर कुछ। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, तो शुरू में जहां उनकी पोस्टिंग होती थी वहां मैं पढ़ता था। आरंभ में मैंने अपना क्लास 1 और 2 यहीं लखनऊ से किया, और उसके बाद फिर मैं रुड़की में मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ पे 2 स्कूल में मैं पढ़ा। पहले सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट में, फिर एक सेंट गैब्रियल्स एकेडमी में पढ़ा। उसके बाद फिर मेरे फादर का ट्रांसफ़र मुरादाबाद हो गया, तो मुरादाबाद में मैं सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट में पढ़ा। 8वीं कक्षा तक तो हम इधर उधर जाते रहे। 9वीं कक्षा में मेरा एडमिशन लखनऊ में कॉलविन तालुकदार्स कॉलेज में हुआ, तो यहाँ फिर मैं हॉस्टल में रहा 9 से 12वां कक्षा तक, और उसके उपरांत मैं फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया पढ़ने के लिए। कोई इंसिडेंट याद है आपके स्कूल का जो आप बताना चाहें? कोई? बहुत सारे इंसिडेंट हैं, लेकिन एक मैं जिसका लाभ मुझे भविष्य में मिला, जब शुरू में मैं पढ़ता था तो कक्षा 7 तक ना तो मुझे कोई सर्टिफिकेट मिला, ना कोई ट्रॉफी मिली, ना कोई कप मिला, ना कोई मेडल मिला। तो मैं बहुत ही परेशान रहता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता। तो मेरी माँ मुझसे कहती थी अक्सर कि बेटा लगे रहो,
रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। और फिर जो वो कहती थी मुझे उस समय समझ में नहीं आता था, वो कहती थी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मुझे उस समय उसका मतलब नहीं समझ में आता था, लेकिन बाद में जीवन में वो समझ में आया और मैंने फिर इस बात को समझा कि शायद रिजल्ट्स पे हमारा कोई अख्तियार नहीं है। हमारा अगर कोई अख्तियार है, अगर हम कुछ कर सकते हैं जो आज हम इस समय कर रहे हैं अपने कर्म पर, रिजल्ट जो होना वो होगा। इतने सारे फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं रिजल्ट को, लेकिन वो चीज़ बचपन में मुझे कभी नहीं समझ में आई, बाद में जाके समझ में आई। माँ मुझे बार बार इस चीज़ को कहती थी। फिर 7वीं कक्षा के बाद जब मुझे प्राइज़ मिलने शुरू हुए तो खूब सारे मिलने शुरू हो गए, अचानक मिलने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे, उस समय तो नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि अपने हाथ में सिर्फ कर्म है। हम कर्म कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट तो मालूम नहीं किस वजह से होना है नहीं होना है, जिस पे कोई अख्तियार नहीं, उसके बारे में अनावश्यक रूप से चिंता करने से क्या फ़ायदा। आपने अपनी बुक में भी शायद इसके बारे में लिखा था। आप अपने ट्रेनिंग डेज में थे तो आपके कोई एक आईपीएस कलीग थे, उन्होंने आपसे बोला कि मैं रात को सो नहीं पाता पेट्रोल प्राइसेस को लेके, तो आपने उनको ये चीज़ बताई थी। जी हाँ, वो आए मुझसे मिलने और उन्होंने मुझसे कहा बॉस रात को नींद नहीं आ रही। हमने क्या हो गया? बोले बॉस पेट्रोलियम के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। मैंने कहा यार पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे रात को ना सोने से क्या कम हो जाएंगे? बोले नहीं, देश की आर्थिक स्थिति पर बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने कहा देश की आर्थिक स्थिति तुम्हारे ना सोने से ठीक नहीं होगी। तुम उन बारों में चिंता करो, उन चीज़ों को चिंता करो जिनका तुम कुछ कर सकते हो। और अगर तुम रात की नींद उन बातों पे खराब करोगे तो दिन में तुम सोओगे, फिर जो कुछ कर सकते हो वो भी नहीं करोगे। तो सहमत हुआ, चला गया। फिर 3 महीने बाद फिर आया, 3 महीने बाद कहता है बॉस रात को नींद नहीं आ रही। मैंने कहा यार रात को तो तुम्हें नींद से क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारे सोने ना सोने से तो फ़र्क पड़ा नहीं, पेट्रोलियम के दाम तो अपने आप कम हो गए बिना तुम्हारे कुछ कहे, तो क्यों रात की नींद हराम करते हो? बोले नहीं बॉस, देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तो मैंने मजाक में उससे कहा रात को सो जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मेरा इसमें बड़ा सिंपल सा अप्रोच था कि अगर देखिए समय सीमित है, हमारे पास 24 घंटा है दिन में, हम उस समय का कैसे उपयोग करें महत्वपूर्ण है। अगर हम उसको ज़ाया करते हैं उन चीज़ों पर जिन पर हमारा कोई अख्तियार नहीं है, जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिनके बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो हम वो समय वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम समय को उपयोग करें उन चीज़ों के लिए जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो शायद हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे जीवन में थोड़ा जल्दी समझ में आ गई थी, इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। मुझे ध्यान नहीं पड़ता, मैं रिलैक्स भी करता था तो अपना शेड्यूल के हिसाब से करता था, लेकिन वेस्ट नहीं करता था। मैं एक मोमेंट नहीं वेस्ट करता था। इसी वजह से मैं खेल भी पाया, डिबेट्स में भी रह पाया, कल्चरल एक्टिविटीज़ में रह पाया, म्यूज़िक में रह पाया, पढ़ पाया, और मुझे फिर भी समय रहता था मेरे पास अन्य कार्यों के लिए। बट सर हम बहुत बार ट्राई करते हैं रिजल्ट्स का फियर हमारे ऊपर ना आए, बट एज ए स्टूडेंट मुझे पता है कि हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं अपने रिजल्ट्स को लेके, तो इससे कैसे? देखिए ये चिंता करना स्वाभाविक है, ये जो आपको चिंता होती है बड़ी स्वाभाविक है, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझता कोई ऐसा व्यक्ति है जो चिंतित नहीं होता। मैं भी चिंतित होता हूँ, अभी भी होता हूँ। अब वो चिंता का स्वरूप क्या है, ये महत्वपूर्ण है। क्या उस चिंता की वजह से आप जो कार्य कर सकते हैं वो प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये है महत्वपूर्ण बात। ये कहना उचित नहीं होगा कि आप रिजल्ट की सोचिए भी मत, लेकिन कई लोग परेशान रहते हैं रिजल्ट के लिए। परेशानी की वजह से जो वो कर्म कर सकते हैं, जो कार्य कर सकते हैं, वो प्रभावित होता है, तो उनके दिमाग में वो प्रेशर रहता है। तो अगर एक बार समझ लीजिए आप इस बात को, धीरे धीरे कर समझ में आता है जीवन में कि रिजल्ट पे आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। क्योंकि जैसे आज सुबह का ही आप वाकया ले लीजिए, अगर कोई समय पर नहीं आया तो उसका आप क्या कर सकते हैं? वो नहीं आया समय पर, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप उस समय को जो आप वेट कर रहे हैं किसी का, आप कुछ और उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ परेशान होंगे, जैसे मैं अक्सर ऐसे लोगों को कहता हूँ मिस्टर परेशान, वो सिर्फ परेशान रहते हैं, कुछ करते वरते नहीं है, तो खाली परेशानी से तो काम नहीं चलता। तो एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो धीरे धीरे शायद आप जितना परेशान होते रिजल्ट के लिए उतना नहीं होंगे। ये कहना मेरे लिए उचित नहीं है कि आप बिल्कुल सोचिए मत रिजल्ट्स के बारे में, ये स्वाभाविक नहीं है किसी के लिए। चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन आप कितना स्तर तक चिंता कर रहे हैं। क्या चिंता का स्वरूप ये है कि आप उसके बाद जो वर्तमान में कर रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे, आप इतना परेशान हो उसके बारे में कि आपको जो करना है नहीं कर पा रहे हैं? सर आपका जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद आप ट्रेनिंग डेज पे गए, तो उसके बारे में बताइए, वहाँ पे चीज़ें कैसी होती हैं? देखिए वहाँ तो ट्रेनिंग में बड़ा मजा आया है, लेकिन नौकरी लग गई थी, वैल्यू आपके रिटायरमेंट के बाद मालूम पड़ेगी। इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है कि आपको सरकार पैसे भी दे रही है और शुरू में आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आपको कुछ नहीं करना वहाँ पर। तो हम लोग जो है दिन में थोड़ा बहुत पढ़ते थे, रात को अपना स्किट्स करते थे, हम लोग प्रैक्टिस करते थे,
तो हमने जो गुरु थे वहाँ पर जो हम लोग पढ़ाते थे उनकी नकल करते थे स्टेज पे जाकर। हम शुरू से ही शैतान थे तो शैतानियाँ चलती रहीं सेवा में आके भी। तो हम लोग जाके मैं तो काफ़ी अपने जो पढ़ाते थे उन लोगों की नकल कर लेता था, उनको कॉपी कर लेता, तो सब लोग हंसते थे, सब बड़ा अच्छा माहौल रहता था। जो दूसरा लाभ हुआ वहाँ पे जो मसूरी में हम लोग की ट्रेनिंग हुई कि एक कमरादरी डेवलप हुई, यानी कि एक हम लोग साथ में जुड़ के काम करने का एक हमें माहौल मिला वहाँ पर। टीम तो कहना, प्रोफेशनली तो शायद मैं उतना नहीं कहूँगा, लेकिन पर्सनली जो कनेक्शंस उस समय बने, जो रिलेशंस उस समय बने, वो आज तक हैं कायम। तो ये एक बहुत अच्छा समय था मेरे जीवन का। वो 3 महीने मैं समझता हूँ सबसे अच्छा समय था। बहुत जो फाउंडेशन कोर्स जिसे हम कहते हैं, उसमें कोर सर्विसेज के लोग भी थे जिनसे आज भी मैं संपर्क में हूँ। 40 साल हो गए उसको, तो 40 साल से ज़्यादा हो गए, बल्कि पहले पुलिस में और फिर यहाँ पर। तो वो जो रिलेशनशिप बनती हैं, बड़ी अच्छी रिलेशनशिप बनती हैं। सर, भारत दर्शन के बारे में बताइए। आप भारत दर्शन अपार्ट आप ऐसे भी बहुत ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट स्टेट्स, इवन अभी आप कुछ दिन बाद ट्रैवल करने फिर से जा रहे हैं शायद अब्रॉड। तो मैंने एक इंटरव्यू में देखा था पंकज त्रिपाठी सर के कि वो इम्फेसाइज कर रहे थे यूथ को ट्रैवल करने के लिए। तो आपके ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस से आपको क्या अचीव हुआ? देखिए, मेरा ये मानना था, क्योंकि कई लेवल्स पे मैं पॉलिसी से एसोसिएटेड रहा, कई पॉलिसीज़ के बनाने में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहा। और मेरा जो मानना है कि इस देश में पॉलिसीज़ उतनी समस्या नहीं है जितना इम्प्लीमेंटेशन है। और कई बार पॉलिसीज़ जो बनती हैं उसमें एक डिस्कनेक्ट होता है ग्राउंड रियलिटी से। मैंने अपनी पुस्तक नो मोर सिविल सर्वेंट में और एथिकल डिलेमा सिविल सर्वेंट में इसको दर्शाया भी है कि पॉलिसी को कनेक्टेड रहना चाहिए ग्राउंड रियलिटी से। ना ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और मुझे तो ट्रैवल में आनंद आता था और मुझे लाभ भी मिलता था। जब मैं क्षेत्र में जाता था तो मुझे समझ में आता था कि काम अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। फिर उसके समाधान के लिए मेरे लिए आसान हो जाता था दिल्ली में आके कि मैं उसके अनुरूप कोई एक नीति पॉलिसी बनाऊं जिससे उस समस्या का समाधान हो सके। उदाहरण के तौर पर सामान्य लोग से लोग कहते हैं, जैसे हम सरकार में कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और निजी क्षेत्र के और NGOs काम नहीं करते, सब बेकार है, बेईमान है। और निजी सेक्टर वाले चाहते हैं, जहाँ समझते हैं कि सरकार में जितने लोग सब बैठे बेईमान हैं। दोनों ही गलत हैं। मैंने देखा इस ट्रैवल्स में कि प्राइवेट सेक्टर्स और NGOs में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मैं सरकार में मैंने काम किया 38 साल, मैंने यहाँ देखा बहुत अच्छा काम हो रहा है। साथ ही साथ कुछ खराब काम भी कर रहे हैं, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में कुछ खराब काम कर रहे हैं। तो दोनों तरफ अच्छे लोग हैं। मेरा ये मानना है, जिसके आधार पर मैंने अपना एक मूवमेंट भी चलाया रिटायरमेंट के बाद, कि अगर खराब लोग इकट्ठे होकर, यानी कि इफ ऑल द रास्कल्स एंड रफियंस come together and make life difficult for us, why can't good people come across? There are good people in the private sector, there are good people in the public sector. अगर दोनों मिल के गुडनेस को बढ़ावा दें तो शायद सबका लाभ होगा। तो मेरा ये दृष्टिकोण रहता था कि मैं क्षेत्र में जाकर ये समझने का प्रयास करूं कि अच्छा काम कहाँ हो रहा है, और फिर ये देखूं वो कैसे हो रहा है। और फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अगर वो समझ जाऊं मैं कैसे हो रहा है, कि उसको हम रेप्लिकेट और स्केल कैसे करें, लोगों को बताएं, उसका प्रचार प्रसार करें। कि सामान्य रूप से देखिए बड़ा नेगेटिव माहौल रहता है लोगों का, और इसलिए रहता है क्योंकि हमें मसाला पसंद है। यहाँ पर तो हर जन मसालेदार बात करता है। आप टीवी खोल लीजिए, नेशन वांट्स टू नो ओनली नेगेटिव थिंग्स। यहाँ खून हुआ, यहाँ मर्डर हुआ, यहाँ गिर गया, उसने पीट दिया, ये सब चलता रहता है। लेकिन समाज में अच्छा कार्य भी बहुत हो रहा है। क्या हम उस अच्छा कार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या हम उस अच्छे कार्य की तारीफ कर रहे हैं? क्या उस अच्छे कार्य की हम सराहना कर रहे हैं? क्या हम उस अच्छे कार्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं? ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आप व्यक्तिगत रूप से देखें। अगर आप अखबार पढ़ेंगे और टीवी पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि या तो समाज ख़त्म हो गया या ख़त्म होने वाला है। लेकिन आप जब जाएंगे, खुद देखेंगे अपनी आंखों से, तो आप पाएंगे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। कई लोग प्रयास कर रहे हैं अच्छा काम करने का, और फिर उसको समझकर आप अपनाने की कोशिश करेंगे कि अगर ये काम अच्छा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता अच्छा काम, और ये काम अच्छा कर रहा है तो ये क्यों नहीं अच्छा कर सकता। क्योंकि आप अक्सर ये कहते हैं यहाँ गड़बड़ है, वहाँ गड़बड़ है, यहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ भ्रष्टाचार है। ठीक है, हो सकता है हो, लेकिन कई जगह अच्छा काम भी हो रहा है। अब ये मुझ पे चॉइस है, ये चॉइस मेरी है कि मैं कहाँ देखूँ। मेरा कहना ये नहीं है कि आप गलत कोई चीज़ हो रही है उसका क्रिटिसिज्म ना करिए, उसका होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई आप अच्छी चीज़ देखें तो उसको भी आप तारीफ करें। हम मुक्तकंठ से बुराई करते हैं, मुक्तकंठ से तारीफ क्यों नहीं करते?
हम नहीं करते, क्योंकि हमें अच्छा लगता है बुराई करना। 4 लोग बैठ जाएंगे, जो वहाँ पर नहीं बैठा होगा उसकी बुराई करेंगे। मेरा ये कहना है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, आप उसकी निश्चित रूप से क्रिटिसिज्म कीजिए, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है अगर अच्छा काम हो रहा है तो उतने ही मुक्त कंठ से आप उसकी तारीफ भी कीजिए, उसकी प्रशंसा भी कीजिए। सर, जब आपकी ट्रेनिंग डेज कंप्लीट हुए तो आप एज ए SDM आई थिंक पोस्टेड? मैं SDM पोस्टेड था सबसे पहले फतेहपुर में कुछ दिन के लिए, फिर हरदोई में। हम हरदोई रोड, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर ज़िला है, वहाँ पर मैं SDM था और बड़ा अच्छा अनुभव रहा शुरू में। अच्छा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने उससे बहुत सीखा। उस समय बड़ा कठोर लगा मुझे, लेकिन उससे जिस चीज़ से सीखने मिले वो अच्छा है। उस समय शायद कठिनाई आए। आपका ट्रांसफ़र भी हुआ था किसी रीजन से, किसी लोकल MLA की वजह से, वो इंसिडेंट? वो हुआ ये था कि 1984 में इंदिरा गांधी जी का उस समय प्रधानमंत्री थी, तो उनकी हत्या हुई। उसके फलस्वरूप पूरे देश में काफ़ी बवाल हुआ। मैं हरदोई में था, वहाँ भी हुआ। और उसमें चिंता का विषय ये था कि जो रूलिंग पार्टी के MLA थे और रूलिंग पार्टी के लोग थे, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की दुकानें जला रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। तो मैं SDM के रूप में मेरा ये दायित्व था कि मैं देखूं ये सब ना हो, तो वो सब मैं कर ही रहा था। तभी मुझे एक खबर मिली कि एक वहाँ के जो स्थानीय MLA हैं, वो बहुत ही पावरफुल MLA थे, वो उसके पीछे हैं, सब आगजनी है उसके पीछे, वो भी भाषण वाचन दे रहे हैं इस प्रकार के। तो मेरे फिर ये डिलेमा था मेरा कि मैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई करूं ना करूं, क्योंकि बड़े पावरफुल थे। तो मैंने विचार करने के उपरांत ये निर्णय लिया कि उनके अगेंस्ट मैं कार्रवाई करूंगा। तो मैंने उनसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का केस बना के जिलाधिकारी को भेज दिया। NSA का निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी का है, तो केस भेजा। वो MLA को मालूम पड़ गया, तो बड़ा नाराज़ वो चला गया लखनऊ। और लखनऊ आकर उसने यहाँ पे जिन भी से भी बात की हो, मुझे तुरंत लखनऊ बुलाया गया कि आप हाजिर होइए। मुझे बड़ा ख़राब लगा कि मैंने तो ठीक काम किया, मुझे लखनऊ बुलाया जा रहा है इस चीज़ के लिए। मैं गया, एक सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने पूछा भाई क्यों तुमने ये सब बना दिया केस वेस। तो मैंने उनको बताया पूरा बैकग्राउंड, तो मुझसे सहमत थे कि आपने ठीक किया। लेकिन उन्होंने एडवाइस ये दी, देखो मेरी राय ये है कि उस फाइल को वापस ले लो। मैंने कहा साहब मैंने तो निर्णय लेना नहीं है, DM ने निर्णय लेना है, आप DM को कह दीजिए या वो DM उसको रिजेक्ट कर दें फाइल को, मैं क्या करूँगा फाइल वापस लेकर। बोले नहीं तुम्हारे लिए ठीक होगा। अब मेरे समझ में नहीं आया मेरे लिए क्या ठीक होगा। मैंने फाइल भेज दी, मेरा ठीक क्या होना। फिर मैंने कहा साहब मैंने तो भेज दी फाइल, अब वो जैसा निर्णय करें ठीक है। ये कह के बातचीत समाप्त हो गई, मैं हरदोई चला गया वापस। तो वहाँ जब पहुँचा तो 24 घंटे मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी परेशानी हुई कि देखिए मैं सही काम कर रहा था, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन जब मैं जिस गाड़ी से अगले दिन मैं जब जा रहा था यहाँ से हरदोई से, तो मुझे याद है पूरा स्टेशन चकाचक भरा था वहाँ के लोकल लोगों से, और सब रो रहे थे कि आप क्यों जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत मैंने काम किया मैं दूसरी जगह चला गया। लेकिन उस समय मुझे ख़राब लगा अपने ट्रांसफ़र के बारे में। आपको एक दृष्टांत बताता हूँ कि उससे 7 साल बाद यहीं एक पड़ोसी ज़िला है पास में, लखीमपुर खीरी, वहाँ का मैं जिलाधिकारी था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वहाँ पर। तो वहाँ पर उस समय बाबरी मस्जिद का प्रकरण चल रहा था, 1990 का दशक आरंभ हुआ था और खूब जारे फेरियाँ वेरियाँ निकाली जा रही थी, बड़ा टेंशन था। लेकिन हमारे जनपद में हमें कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा था, और बाकी सीतापुर, उधर बाराबंकी, सब जगह कर्फ्यू लगा था। लखीमपुर खीरी में लोगों को पता था कि कोई गड़बड़ करेगा DM साहब बंद कर देंगे उसको, सबको पता था। क्योंकि मेरी तब तक हरदोई यहाँ से पहुँच गया था वहाँ पर, ये किसी को नहीं छोड़ते, बड़ा छोटा कोई वो नहीं छोड़ते। तो हुआ क्या कि वहाँ पे एक मर्डर हो गया। तो जो रूलिंग पार्टी उस समय समाजवादी जनता पार्टी रूल करती थी, उसका जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था उसने कहा साहब हम इसकी अर्थी निकालेंगे, जनाजा निकालेंगे पब्लिक में। तो हमने कहा यार ये जनाजा निकालेगा तो कम्युनल राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने बुला के उसे समझाया कि भाई क्या करोगे, ये तो तुम्हारी सरकार है, गड़बड़ हो जाएगा। वो माना नहीं, उन्होंने कहा नहीं साहब हम निकालेंगे। तो हमने बंद कर दिया उसको। अब देखिए रूलिंग पार्टी के जिला प्रेसिडेंट को हमने बंद कर दिया। तो मैंने वाइफ से कहा कि भाई देखो वहाँ पे हरदोई का तुम्हें याद ही है, वहाँ ट्रांसफ़र हो, यहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाएगा मेरा, क्योंकि बंद कर दिया इनको। शाम को रात को 10 बजे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनका फ़ोन आया मेरे पास, DM साहब हमने अरे दिग्विजय जी को बंद कर दिया। हमने कहा हाँ साहब किया है। क्यों किया बंद? तो मैंने समझाया साहब यूँ किया, इसलिए किया बंद। बोले उनको छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा साहब छोड़ेंगे तो बवाल होगा, सरकार आपकी है, आपकी बदनामी सबकी बदनामी होगी, कोई तरीका बताइए कैसे किया जाए। तो मैंने कहा साहब ऐसा कीजिए, आप उनसे बात कीजिए वहाँ पर लखनऊ से, उनसे कहिए कि वो क्यों जनाजा निकालना चाह रहे हैं। तो उनको कुछ समझ में नहीं आई बात, मुख्यमंत्री को उन्होंने फ़ोन रख दिया।
तो मैं पक्का हो गया कि अगले दिन मेरा ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। उन दिनों बड़े आसानी से ट्रांसफ़र होते थे। अगले दिन सुबह मेरे पास फ़ोन आया, अब मुझे बताया कि वो जो है, जो अध्यक्ष था, वो सहमत हो गया जनाजा ना निकालने के लिए। मैंने बहुत बढ़िया, छोड़ दिया उसको मैंने, मेरे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी न थी, छोड़ दिया उसको। 2 महीने बाद मुलायम सिंह जी ने मुझे उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सबसे अच्छे जिलाधिकारियों में से एक का पुरस्कार दिया। अब देखिए, हरदोई में मैंने वो उनको बंद भी नहीं किया था, सिर्फ एक फाइल बनाई थी, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। लखीमपुर खीरी में मैंने उनको बंद कर दिया, लेकिन मुझे अवार्ड मिला। तब मुझे समझ में आया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक जगह मेरा ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी जगह मुझे रिवॉर्ड मिल गया, रिजल्ट पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अगर कोई और मुख्यमंत्री होता तो मुझे ना केवल ट्रांसफ़र करता, सस्पेंड भी कर देता। भाई अध्यक्ष को बंद किया था। ये मुख्यमंत्री का बड़प्पन देखिए आप, कि मैंने उनके अध्यक्ष को बंद किया और उन्होंने मुझे सबसे जिलाधिकारी का अवार्ड दिया। तो हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी के बारे में मैं कहूँगा उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा दिल था, और वो अपने दिल में बात रखते नहीं थे। कोई बात हो जाती थी, जैसे मैं फिर उदाहरण दूँ आपको, मैं कल्याण सिंह जी के बहुत नज़दीक था, मैं उनका विशेष सचिव था, मैं उनके डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन था, बहुत नज़दीक था, उनके साथ रहा। उनकी सरकार गिरी, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने मेरे विरुद्ध कुछ नहीं किया, बल्कि वो मेरी बहुत तारीफ करते थे, और मैं उनके साथ फिर लंदन गया उनकी पूरी टीम लेकर। तो उनका हृदय बहुत बड़ा था। देखिए, ऐसे नेताओं को तभी लोग याद करते हैं क्योंकि अच्छे तो थे ही, खैर अच्छे प्रशासक थे, लेकिन दिल बड़ा था। मतलब दिल में रखते नहीं थे कोई बात की किसी ने ये कह दिया वो कह दिया। तो ऐसा कभी नहीं उन्होंने महसूस किया कि मैं कल्याण सिंह जी के नज़दीक था इसलिए वो दूरी बना के रखें, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत हम्बल लीडर थे। मैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन बहुत बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। नेता तो थे ही अच्छे, सब लोग उनको वोट भी देते थे। मैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से जो मैंने देखा। ट्रांसफ़र इंडस्ट्री के बारे में आपने कुछ लिखा है अपनी बुक में, इथिकल डायलेमास में आपने लिखा ट्रांसफ़र इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इस प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा कि 90 के दशक में जो सरकारें आईं, आती रहीं, जाती रहीं, उनमें जो स्थायित्व, जो ब्यूरोक्रेसी को मिलना चाहिए था, क्योंकि कोई काम करने के लिए आपको समय चाहिए, ऐसा नहीं आप 6 महीने में ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा उसका। ये दुखद स्थिति थी कि बहुत छोटे टेन्योर्स होते थे। मेरा व्यक्तिगत मानना यह था कि अगर कोई ख़राब काम भी कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, ट्रांसफ़र का काम नहीं चलेगा। और उसको फिर ट्रांसफ़र दूसरी जगह ना कीजिए, क्योंकि वो देखिए, किसी भी संस्था को ख़राब करने में तो 6 महीने लगते हैं, उसे बनाने में लगते हैं 3 साल। तो आप 6 महीने में उसे यहाँ करेंगे तो ये ख़राब करेगा, दूसरी जगह करेंगे दूसरा ख़राब करेगा। तो अगर अच्छा है तो हर जगह अच्छा होगा, ख़राब है तो हर जगह ख़राब होगा। तो अगर खराबी है तो एक जगह ख़राब कर लेने दीजिए उसे। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, अगर वो खाली 6 महीने रहेगा तो आप उत्तरदायित्व तो नहीं निर्धारित कर पाएंगे कि उसने गलत काम किया है, क्या ख़राब किया। अगर 3 साल रहेगा तो आप उसको अच्छी तरह ठोक लेंगे, 3 साल में उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे और एक सिग्नल देंगे आप और लोगों को कि ट्रांसफ़र से ही आपको नहीं होगा, आप अगर गलत काम करेंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। तो मैं इसके विरुद्ध था। मेरा ये मानना था कि अनावश्यक रूप से अधिकारियों का ट्रांसफ़र ना ही होना चाहिए। ये दुखद स्थिति थी कि 90 के दशक में इस प्रदेश में अधिकारियों का टेन्योर बहुत छोटा होता था। अब मुझे बताते हैं लोग कि अब टेन्योर लंबा है और उससे फिर प्रदेश का विकास भी होगा अगर लंबे टेन्योर होंगे। सर, ट्रांसफर्स में पॉलिटिशियन का बहुत मेजर रोल होता है, अगर उनके ईगो का हर्ट हो जाए तो आपको नहीं लगता अगर आप पॉलिटिशियन होते, क्योंकि आपने बुक में लिखा है कि पॉलिटिशियंस आर सुप्रीम डिसीजन मेकर्स, और उसी बुक में आपने ये भी लिखा है कि ये मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं IAS बनूं, और आफ्टर गेटिंग सर्विस ये आपका ड्रीम है कि अगर मैं नेक्स्ट लाइफ में भी IAS ही बनूं इफ़ आई क्रैक एग्ज़ाम। तो आपको नहीं लगता अगर आप पॉलिटिशियन होते या फिर आपको अगली नेक्स्ट लाइफ में पॉलिटिशियन बनना चाहिए, आप ज़्यादा अच्छे से सर्व कर पाते? देखिए, मुझे नहीं पता पॉलिटिशियन का क्या मानसिकता होती है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन रहा नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत चिंतित भी नहीं हूँ। मेरा ये मानना है पॉलिटिशियन जो करता है वो करता है। प्रश्न मैं अपने आप से करता था कि अधिकारी के रूप में क्या मुझे जो करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, और चूंकि मैंने वो किया जो मैं सोचता था करना चाहिए, तो मुझे उससे संतोष प्राप्त हुआ। मैं ये भी जैसे अभी मैंने मुलायम सिंह जी का नाम लिया, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और जो उन्होंने, मेरा ख्याल उनको भी सेटिस्फैक्शन मिला होगा, लेकिन हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है।
मेरा जो स्वभाव है, कई लोग मुझसे अभी पूछते हैं भाई आप रिटायरमेंट के बाद कई अधिकारी पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा। देखिए मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ। अगर कोई लेट आएगा तो मैं उसको मुंह पे कह दूंगा भाई लेट क्यों आए। नेता होगा तो सोचो मालूम नहीं है मुझे आगे वोट देना है, इससे मैं ऐसी बात करूँ ना करूँ, मेरे लिए कुछ नहीं, दिल में मैं रखता नहीं। और दिल में कुछ रखना नहीं और स्पष्ट बोलना तो आप नेता कैसे बन जाएंगे? तो आपको कुछ रखना पड़ेगा दिल में, बोलना कुछ और पड़ेगा, होना कुछ और पड़ेगा। वो शायद मैं नहीं हो पाऊँगा। मैं जो हूँ वो स्वयं हूँ और सबके सामने हूँ, स्पष्ट रूप से हूँ, सही हूँ गलत हूँ जो भी हूँ, वो नेता के लिए ज़रा कठिन होगा, मेरा ये मानना है। हो सकता है ऐसे भी नेता हों, हैं, मैंने कई ऐसे आए जो बिल्कुल स्पष्टवादी थे, लेकिन शायद राजनीति में स्पष्टवादिता उतना लाभकारी नहीं है। अधिकारी के रूप में आप स्पष्ट हो सकते हैं, तो आपका नेचर, आपके एटीट्यूड, आपका डिस्पेंसेशन है, आप कैसे बोलते हैं, कैसा सोचते हैं, इस पे भी बहुत निर्भर करता है। तो अपना जब मैं आकलन करता हूँ, हो सकता है मैं गलत अपना आकलन करता हूँ, मैं समझता हूँ कि शायद अगर मैं नेता बन जाता तो टोटल फेलियर होता। मैं अपना क्लास का इलेक्शन नहीं जीत सकता, मैं बड़ा इलेक्शन क्या जीतूंगा। तो अपनी सीमाओं को समझना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल मुँह फट हैं, स्पष्ट हैं, तो कठिनाई होगी पॉलिटिक्स में। तो अपनी सीमाओं को समझते हुए मैं समझता हूँ कि अगर मुझे पुनर्जन्म होता है मैं अधिकारी बनना ही पसंद करूँगा, शायद उसी में सफल होऊंगा मैं। एज अ ब्यूरोक्रेट आपको हमेशा एक टीम मिली होगी आपकी हेल्प के लिए, आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे अभी आपने बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी में पोस्टेड थे, तो वहाँ पे जो आपकी टीम थी, आपने अभी बताया ना, लोग और टीम दोनों डरते थे कि कुछ गलत किया तो ये एक्शन लेंगे ज़रूर। तो आपको क्या लगता है जो फियर होता है सबऑर्डिनेट्स या रिस्पेक्ट, आपके लिए क्या ज़्यादा हेल्पफुल है आपके काम को कराने के लिए? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारा क्रेडिट जो मुझे अपने कार्यकाल में मिला वो मेरा नहीं था, वो मेरी टीम का था। और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा थी कि मुझे टीम बहुत अच्छी मिली। आपने चूंकि हरदोई का नाम लिया, ऐसे अधिकारी थे जिनसे आज भी मैं संपर्क में हूँ। एक मेरे एसडीएम होते थे रुद्र प्रताप सिंह, वो भी एज एन IAS ऑफिसर कमिश्नर रिटायर हुए, उस समय वो एसडीएम थे हमारे। मेरा ख्याल समझता हूँ सर्वश्रेष्ठतम अधिकारियों में से एक अधिकारी थे वो। इसी तरह हमारे एक कमांडिंग सर्कल ऑफिसर होते थे पुलिस के, RK चतुर्वेदी, वो भी IG होके रिटायर हुए, वो उस समय वहाँ थे एसडीएम, गजब के अधिकारी थे। एक जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर थे श्री RK सिंह, राम किंकर सिंह, वो कवि भी हैं और आज तक मैं उनसे एसोसिएटेड हूँ। हमने जो नेक्सस ऑफ गुड का कार्यक्रम चलाया है उसके सचिव वही हैं RK सिंह, एक बड़ा बढ़िया अधिकारी। ऐसे कई अधिकारी हमारे साथ थे। हमारे जो SP थे हरीशचंद्र सिंह, वो इतने बढ़िया अधिकारी थे, उनको बाद में प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिला। तो देखिए मुझे टीम बहुत अच्छी मिली और इस टीम के साथ मैं कभी ये नहीं महसूस करता था कि फियर से कुछ हो सकता है। रिस्पेक्ट जरूर, हाँ ठीक है, फियर से नहीं होता। मेरे टीम से अप्रोच ये रहता था, मैं टीम से ये पूछता था कि मैं आप लोगों का कैसे सहयोग कर सकता हूँ। फ्री हैंड देता था, अपना बता देता था कि ये मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, बाकी फ्री हैंड। मैं ये नहीं कहता था ये काम ऐसे करो, ऐसा काम, मैं डिटेल में नहीं जाता था इतने। ये अगर अधिकारी अच्छा है तो वो जानता होगा, उसको अनुभव है, वो करेगा। अगर उसको मेरी गाइडेंस चाहिए मैं गाइडेंस देता था। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया होते थे तो अब जैसे टीम पूरी बैठती थी उसमें डिस्कस करते थे। उसमें नहीं होता था कि मेरा आइडिया इसलिए चलना चाहिए, मेरा भी एक आइडिया था, बाकी का भी आइडिया था, तो हम लोग जॉइंटली काम करते थे। और चूंकि मैंने शुरू में अपने करियर में महसूस किया कि ये स्ट्रैटेजी टीम वर्क की और साथ लेके चलने की टीम, और सबसे बड़ी बात अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने की, अपने ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने की। अगर आपका अफसर ये समझता है कि अगर कोई गलती हो भी गई तो अधिकारी बैठे हैं आपको बचाने के लिए, तो बड़ा दिल लगा के काम करता है, जोर शोर से काम करता है। ये मैंने भाव पैदा करने की कोशिश की अपनी टीम में और मुझे अच्छा लगता है कि सोच के कि ये ठीक रहा। सर आफ्टर सिलेक्शन बहुत हार्डवर्क के बाद सिलेक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है प्रिविलेजेस पर्क्स मिलना ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत हार्डवर्क करके आदमी सर्विस में आया है। बट इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कई बार कि ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल मैं झारखंड का दे रहा हूँ, पूजा सिंघल, उन्हें अरेस्ट किया गया, वो अपने आप को डिजिस्ट नहीं कर पाते उस चीज़ से। तो आपने उस चीज़ से अपने आप को कैसे डिजिस्ट किया? देखिए पहले तो मैं समझाना चाहूँगा, हम सब इस समाज के अंग हैं। जब कोई अधिकारी को देखता है कहता है वो कैसे करप्ट हो गए, क्योंकि हम करप्शन का एक स्वरूप देखते हैं हर व्यक्ति। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। मुझे आज तक नहीं समझ में आता कि अधिकारी करप्ट क्यों हो जाता है, जबकि सरकार उसका इतना ख्याल रखती है। सरकार ख्याल रखती है और जो धनराशि मिलती है सैलरी के रूप में, मेरे विचार से वो सफिशिएंट है किसी व्यक्ति के लिए। अब अगर किसी व्यक्ति के पास
10 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़, मुझे तो अंतर समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी सब ज़रूरतें 10 करोड़ में पूरी हो जाएंगी, तो 100 करोड़ क्यों चाहता है? अब ये तो इसका उत्तर तो वही देगा ऐसा क्यों करता है। क्यों? क्योंकि उसको शायद ये नहीं समझ में आता कि अगर वो एक ऑनेस्ट, ईमानदार करियर और एफिशिएंट करियर बनाए तो उसको कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। मैं भुक्तभोगी हूँ उसका। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि आपकी असली वैल्यू आपके रिटायरमेंट के बाद मालूम पड़ेगी। आपने अपनी बुक एथिकल डायलेमास को अपनी वाइफ को डेडिकेट किया है, अपने बच्चों को डेडिकेट किया है। आपकी वाइफ ने आपकी कैसे हेल्प की अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रोथ में? देखिए, मैं जब नौकरी में था तो काफ़ी समय मेरा ऑफिस में और ऑफिस काम में जाता था, और जो भी शुरू में ट्रांसफ़र हुए तो जितनी तकलीफ़ें सही वो परिवार ने सही। शायद जितना समय मैं उनको देना चाहिए था मैं नहीं दे पाता। अगर किसी व्यक्ति के परिवार से दबाव आता है तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो अपने रास्ते पे चलता रहे। तो अगर वो किसी रास्ते पर चल रहा है, सही या गलत, तो उस पर परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है। तभी मैंने लिखा है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ सैक्रिफाइसिंग फैमिली एंड माई फैमिली सैक्रिफाइस। देखिए, अपने करियर के बाद कोई मुझसे पूछता है कि अगर आपका पुनर्जन्म होगा तो आप क्या अपने जीवन में परिवर्तित करना चाहेंगे? शायद मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहूँगा जो मुझे बिताना चाहिए था। मुझे एक दृष्टांत याद है, मैं डीएम खीरी था, तो मेरा लड़का जो अब तो खैर बड़ा हो गया, उस समय 2-2.5 साल का था, थोड़ा बोलता था, तो किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारे नाना कहाँ रहते हैं? तो उसके वाइफ के मेरे फादर लखनऊ में रहते थे, तो मेरा सन जो है ल नहीं बोलता था, तो उसने कहा अखनऊ में। हाँ, और उससे पूछा तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा अखीमपुर में। लखीमपुर नहीं बोल पाता था, अखीमपुर। पापा कहाँ रहते हैं? ऑफिस में। तो उसने बिल्कुल स्ट्रेट फेस से कह दिया पापा ऑफिस में रहते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता नहीं था कि पापा घर पे आते हैं, कितनी देर के लिए आते हैं। तो ये एक दृष्टांत मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद जो बैलेंस मुझे मेंटेन करना चाहिए था अपने जीवन में, वो उतना मैं नहीं मेंटेन कर पाया, और जो समय मुझे अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ देना चाहिए था, क्योंकि शायद मैं ज़्यादा लग गया था अपने शासकीय कार्य में, कई घंटे रहता था वहाँ पर। डीएम जब मैं था तो थाने में रातों रात 2-2, 3-3 रातें बितानी पड़ती थी, क्योंकि समय ऐसा था। तो शायद जो समय मुझे देना चाहिए था परिवार के साथ नहीं दिया, और इसलिए उन्होंने काफ़ी सैक्रिफाइस की। वो मुझ पर दबाव डाल सकते थे, जैसे कई परिवार मेरे ख्याल डालते होंगे, कि पड़ोसी को देखकर या इसको देखकर, उसको देखकर कि आपके पास ये है, आपके पास वो। उन्होंने कभी मुझ पर, मुझे एक भी मौका याद नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए दबाव डाला हो मुझ पर। इस वजह से मैं डेडिकेट कर रहा हूँ किताब को। सर, अपने हम्बल कैसे हैं? आई थिंक आपने अपना करियर एज आईपीएस ऑफिसर स्टार्ट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज ए सेक्रेटरी सर्व किया। आप इतने हम्बल कैसे हैं? मुझे पता नहीं, मैं समझता हूँ कि ह्यूमिलिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हर व्यक्ति में होना चाहिए, क्योंकि आप इस जिस भी रूप में इस हर धरती पर आए हैं, तो आपको किसी कार्य के लिए भेजा गया, आप वो कार्य कर रहे हैं, तो आप अधिकार किस चीज़ के लिए मांगते हैं? और मैं समझता हूँ, आप अगर, लोग कहते हैं पावर, मेरे ख्याल पावर ऑफ यस से बड़ी पावर ऑफ कोई है ही नहीं। कई लोग पावर ऑफ नो को सबसे बड़ी पावर समझते हैं, कई लोग डंडे को पावर समझते हैं, कई लोग सहयोग को पावर समझते हैं। तो हर का अपना अपना नज़रिया है। मेरा नज़रिया यह था कि अगर हम किसी की सहायता कर सकें, किसी का सहयोग कर सकें, किसी भी व्यक्ति को, तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो मैं करता था अपने जीवन में, मुझे अच्छा लगता था। हर व्यक्ति वो करता है जो उसको अच्छा लगता है। मुझे ये अच्छा लगता था, मैं ये करता था। अब ये क्यों मुझे अच्छा लगता है मैं नहीं बता सकता, ये तो जो पावे वही जाने, क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा इसलिए मैं वो करने लगा। सर, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो रहा था, तब ओवरऑल सिनारियो क्या था उस टाइम का यूपी का? क्योंकि मुझे बड़ा टेंशन था उस समय, बहुत ही टेंशन था, बहुत टेंशन था। मैं तो उस समय कल्याण सिंह जी के साथ था, और जिस दिन डिमोलिशन हुआ उस दिन मैं अकेला था कल्याण सिंह जी के साथ, कोई और नहीं था उस कमरे में। तो मैंने तो देखा उस नज़ारे को कि उनका रिएक्शन क्या था। उसका पूरा चैप्टर मैंने 2 किताबों में दर्शाया है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि सामान्य रूप से जो लोगों की धारणा है कल्याण सिंह जी के बारे में कि वो चाहते थे मस्जिद गिर जाए, नहीं, उनका प्लान बिल्कुल अलग। उनका प्लान ये था कि इस मस्जिद को हम
जैसे वो उदाहरण देते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, आसवान डैम का उदाहरण देते थे, जहाँ पूरे ढांचे उठा के दूसरी जगह स्थापित कर दिए गए थे। उनका प्रयास ये था इसको गिराने के बजाय हम शिफ्ट कर दें। और वो कई लोगों से चर्चा कर रहे थे कि भाई हम आपको इससे भव्य मस्जिद बना के देंगे। देखिए, अंततः जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये कल्याण सिंह जी ने 1991 में कहा था। अगर उस समय मान लिया होता, ये 30 वर्ष की जो बेकार मारपीट चल रही थी वो नहीं होती। और वो इस तरफ पूरी तरह अग्रसर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे कि कैसे हम एमिकेबली इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर लें। कई ग्रुप से वो अलग अलग बात कर रहे थे और उनके कई अच्छे सुझाव वो ढूंढ रहे थे। वो सबसे ज़्यादा शॉक्ड थे जब बाबरी मस्जिद गिरी। लोग इसको जानते नहीं, मैंने तो सामने देखा उनको। और जो उनकी चर्चा हुई भैरव सिंह शेखावत जी से और लाल कृष्ण आडवाणी जी से उस दिन फ़ोन पे, मैंने सुनी है और वही मैंने दर्शाया अपनी पुस्तक में कि कैसे वो स्वयं इतने ज़्यादा गुस्सा हुए उस दिन। वो इतने गुस्सा थे क्योंकि वो प्रदेश को चमकाना चाहते थे और बड़ा अच्छा कार्य कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर ये मस्जिद गिरेगी उसके बाद उनकी सरकार नहीं बचेगी, तो वो क्यों चाहेंगे मस्जिद गिराना। उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बात को। आडवाणी जी से फ़ोन पर उन्होंने कहा कि मैंने आपसे मना किया था इतने लोगों को इकट्ठा करने का, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ये उनके शब्द थे मेरे सामने। अब ये कोई और तो था नहीं। मैंने सुना, मैंने लिखा अपनी पुस्तक में। लोग आश्चर्यचकित रहते हैं क्योंकि लोग समझते हैं उन्हीं की वजह से गिर गई मस्जिद। उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताइए। भाई देखिए, मैं अब अगली पुस्तक जो लिख रहा हूँ, द पॉलिटिशियंस एज आई सॉ देम, पुस्तक का टाइटल है मेरी अगली पुस्तक का। उसमें भी कल्याण सिंह जी का एक चैप्टर होगा। और मैं समझता हूँ जितने नेताओं के साथ मैंने नज़दीकी से काम किया, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी थोड़ा बहुत देखा, मोदी जी के साथ बहुत नज़दीक से काम किया, जितने नेताओं को मैंने देखा, मैं समझता हूँ कल्याण सिंह जी वॉज द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल। मैं तो उनका पहले टेन्योर की बता रहा हूँ और मैं जो भी बात बताता हूँ वो व्यक्तिगत अनुभव पर बता रहा हूँ, सुनी हुई नहीं, पढ़ी हुई नहीं, जो मैंने स्वयं अनुभव किया कि उनसे जैसा लगनशील, उनके जैसा ईमानदार, उनके जैसा विजनरी मैं नहीं समझता कोई नेता मैंने देखा। उनके बहुत नज़दीक मैंने एक दो नेता और देखे। जैसे मैंने कुछ दिन के लिए झारखंड में काम किया, वहाँ जो उनके चीफ मिनिस्टर अकबर दास थे, उनमें वो छवि थोड़ी सी मिलती थी। मोदी जी को भी जब शुरू में मैंने उनसे संपर्क किया, मेरी बातचीत हुई, तो मैं जो ऐसे पाया कि जो ड्राइव कल्याण सिंह जी में थी वो ड्राइव मैंने मोदी जी में देखी, जो सिंसेरिटी कल्याण सिंह जी में थी वो मैंने मोदी जी में देखी। तो मैंने उनकी झलक नरेंद्र मोदी में भी देखी। आपने यूपीए गवर्नमेंट में भी काम किया? मैंने सब सरकारों के साथ 38 साल का सेवा काल लंबा होता है, हर सरकार के साथ कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जुड़ा रहा मैं। आपको क्या डिफरेंस फील होता है जब आपने पहले यूपीए में काम किया फिर एनडीए में? बहुत और आपको गवर्नेंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या डिफरेंस फील होता है? गवर्नेंस का जो माहौल यूपीए में था वो दुखद था, क्योंकि निर्णय होते ही नहीं थे। निर्णय लेने में इतना समय लगता था। वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठ जाता था, उस पर चर्चाएं होती रहती थी। वर्तमान सरकार में, एनडीए सरकार में निर्णय फटाफट होते हैं। आप ले जाइए, इशू को सामने रखिए कायदे से, तो निर्णय होते हैं और बढ़िया निर्णय होते हैं। जहाँ तक स्पीच का सवाल है, उसमें थोड़ा सा मैं अंतर देख रहा हूँ। जैसे यूपी सरकार में आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकते थे। इस सरकार में भी, एनडीए सरकार में प्रथम 2 वर्ष में, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, जब प्रधानमंत्री जी 100 सचिवों को बुलाते थे अपने घर पे चाय पे, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लोग बोलते थे, जो उनका मत होता था, राय होती थी, अपनी बात। और मैंने उसकी प्रशंसा की अपनी पुस्तक में कि ऐसा माहौल बना कि लोगों से व्यूज़ मांगे जा रहे हैं। लेकिन उसमें धीरे धीरे मैंने परिवर्तन का भी अनुभव किया। वो भी मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कैसे कैसे धीरे धीरे वो जितने सचिव थे वो शांत होते चले गए और फिर अपनी बात जिस स्वच्छंद रूप से वो आरंभिक तौर में रखते थे, बाद में उन्होंने रखना बंद कर दिया। ये दुखद स्थिति है, क्योंकि मेरा ये मानना था कि सरकार बहुत अच्छा काम, पहले 2 वर्षों में तो इतना अच्छा कार्य किया, मैं सोच ही नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता था ये पूरा कंट्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अगर इसी रफ्तार से, इसी तरीके से काम होता रहा। ये परिवर्तन जो मैंने अनुभव किया, और हो सकता है मैं गलत हूँ, और जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से अप्रोच में मैंने थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखा। वो थोड़ा मुझे दुख हुआ उस देखकर। सीबीएसई पेपर लीक के टाइम में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कोई प्रॉब्लम आई थी? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में प्रॉब्लम नहीं थी। सीबीएसई का जब पेपर लीक हुआ था तो मैं थोड़ा सा उसका बताना चाहूँगा। जिस दिन पेपर लीक हुआ, क्योंकि मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप सीबीएसई से, मैं सचिव था भारत सरकार में, सीबीएसई एक संस्था है, उसके चेयरमैन, उसकी संस्थाएं अलग हैं। मैं उस दिन देहरादून में था, मेरे पिता की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी
थोड़ी क्या काफ़ी ठीक नहीं थी, मैं उनके साथ था, तो मुझे फ़ोन आया चेयरमैन CBSE का कि सर ये पेपर लीक हो गया है और ये उसके कारण है। तो मैंने चेयरमैन CBSE से कहा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बता दीजिए लोगों को जानकारी रहनी चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है, और बैकग्राउंड बता देंगे तो समस्या का समाधान होने में आसानी होगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे अनुमति नहीं मिल रही करने की, शायद मंत्री जी उनको अनुमति नहीं दे रहे थे। फिर मैंने प्रयास किया अपने मंत्री से बात करने की, और उनसे मैंने अनुरोध किया कि इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर लीजिए। बोले नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कैजुअली लिया इसको। अगले दिन सुबह मैं अपने फादर को एम्बुलेंस से दिल्ली ला रहा था, उनको दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट करना था, और रास्ते में मैंने फिर SMS भेजे मंत्री जी को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, नहीं तो चेयरमैन को परमिट कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया परमिट। शाम तक जब मैं दिल्ली आया तब तक हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। मैंने रात को अपने फादर को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, अगले दिन सुबह मंत्री जी से मिलने गया, तो मंत्री जी ने मुझसे कहा कि भाई स्थिति बहुत गंभीर हो गई है और चेयरमैन CBSE को हटाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा सर उसकी क्या गलती है, चेयरमैन CBSE तो अपना काम कर रही थी। बोले नहीं उससे सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाएगी। तो मैंने कहा साहब मैंने बहुत सारी इस प्रकार की सिचुएशंस देखी हैं, आप उनको हटा देंगे तो पूरा मीडिया आपके पड़ जाएगा। तो उनको बात समझ में आई, तो बोले क्या किया जाए। मैंने कहा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। तो बोले कौन करेगा, क्योंकि उस समय बहुत हावी थी मीडिया। मैंने कहा साहब मैं कर लूँगा। बोले आप कर लेंगे। मैंने कहा हाँ कर लूँगा। अच्छा तो ऐसा करते हैं PMO से पूछ लेते हैं। मैंने कहा साहब PMO से पूछने की क्या ज़रूरत है। अब ये थोड़ा परिवर्तन आ चुका था उस समय कि हर निर्णय के लिए PMO पे जाना, ये मुझे अजीब सा लगता था। अरे भाई आप मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपको ये अधिकार नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने एक CBSE के पेपर लीक के बारे में। खैर एनीवे हम लोग गए वहाँ पर, पूछा, उन्होंने अनुमति दी और फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मुझे एक थोड़ा अजीब सा लगा कि जैसे UPA सरकार में दूसरा एक्सट्रीम था, हर मंत्री अपना ढपली बजा रहा था अपने हर किस्म की। यहाँ पे यह है कि हर चीज़ PMO पे जाए। तो मैंने कहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से केंद्रीकरण इतना अच्छा नहीं है। ये मैंने लिखा अपनी किताब में, और मैं अभी भी कहता हूँ कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है ओवरऑल आप देखिए अगर नेशनल इंटरेस्ट में है, कुछ ओवरऑल कंट्री के इंटरेस्ट में, ठीक है, लेकिन विभाग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसके लिए आप PMO से अनुमति लें, ये मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने स्पष्ट रूप से इस बात को अपनी पुस्तक में भी लिखा है। तो आपने फील किया PMO में पावर सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है, काफी हुई, काफी। ये तो गलत है। अब गलत ये सही तो वो जाने, मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इतने सेंट्रलाइजेशन से फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, हर पत्रावली वहाँ चली जाती है। अब किसके पास इतना समय होगा कि हर चीज़ देखे। अगर आप विकेंद्रीकृत करेंगे, मेरा ये मानना है कि आप पहली बात तो सही आदमी को सही जगह पर बैठा लिए, है ना, एक बार बैठा दिए फिर उसको काम करने दीजिए। मैं मजाक में कहता हूँ, आप गधे को बांधेंगे तो आपको रोज मारना पड़ेगा उसे। आप घोड़ा बांधिए वो अपना दौड़ता रहेगा, जो जरूरत होगी तो आप उसको बता दिए, डायरेक्शन बता दिए थोड़ा बहुत, आप रोज उसको थोड़ी ना बताएंगे। वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता ऐसे क्यों किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं। एज ए ब्यूरोक्रेट आपने बहुत स्ट्रेस लिया होगा काम के लिए। तो रिसेंटली मोदी जी की मैं एक स्पीच देख रहा था, उन्होंने बोला कि सारे काम बाबुओं को दे दिए जाएं। मेरे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोला। देखिए मैं इसको प्रश्न दूसरी तरीके से देखता हूँ। देखिए मोदी जी ने के जो स्वयं का सचिवालय है वहाँ सब IAS अफसर हैं, ज़्यादातर IAS अफसर हैं, महत्वपूर्ण पदों पर IAS अफसर हैं। RBI का पद खाली किया, उन्होंने IAS अफसर को पोस्ट किया। तो वो तो IAS, मुझे ऐसा लगता था IAS अफसर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि तभी वो पोस्ट करते हैं। और ये करने के बावजूद उन्होंने पार्लियामेंट जैसी जगह में बात कही, मुझे कुछ समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कहा। अब ये तो वही बता पाएंगे ऐसा क्यों कहा। मेरे लिए थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट सा लगता है, क्योंकि अन्यथा जो मैंने उनको देखा, क्योंकि मैंने 4 साल रहा मैं सरकार में और बड़ा नज़दीक से उनको देखा, वो IAS अफसर पे बड़ा विश्वास करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन ये क्यों कहा उन्होंने, ये बड़ा विचित्र सा लगा मुझे। एज फार एज आई कैन गेस, कोल सेक्रेटरी जब आप बने थे, आई थिंक वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था आपके लिए, क्योंकि आप बहुत नए थे वहाँ पे। तो आपकी फ्रेंड ने आपसे बोला कि गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए क्या, आपने उससे पूछा था? मैंने तो जब मैं कोल सचिव पोस्ट हुआ तो मुझे कोयले का ज़्यादा आइडिया नहीं था। लोग वैसे ही कहते थे बड़ी काल कोठरी है, ये वो है, और काफ़ी वहाँ परेशान। तो मैंने एक मित्र को फ़ोन किया, मैंने पूछा यार कोल सेक्टर कैसा है, तो उसने जवाब देने के बजाय मुझसे प्रश्न कर डाला, पूछा तुमने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या। बस समझ में आ गया कैसा है कोल सेक्टर। उसी तरीके से वहाँ इतनी कठिनाइयाँ थी। लेकिन मैं फिर आपको बताऊँ, चूँकि आपने एक प्रश्न किया था
टीम के बारे में, वहाँ मेरी टीम इतनी बढ़िया थी, इतनी बढ़िया टीम थी, और उसकी वजह से सब कोल सेक्टर ठीक हो गया, कोल की जो कमी थी वो भी समाप्त हो गई। यहाँ तक 2016 में हम इस बात पे सोचने लगे कि कोल हम बांग्लादेश भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कमी से हम एक्सपोर्ट की बात करने लगे, इस स्थिति पे पहुँचे। और वहाँ एनर्जी इतनी थी, इस कमरे में इतनी होती थी कि हम लोग मजाक में कहते थे कि हमें कश्मीर समस्या दे दी, हम कश्मीर समस्या का समाधान कर देंगे। आप देखिए, हम तो मजाक करते थे। जो मेरे एक संयुक्त सचिव थे उस समय, इस समय भारत सरकार के होम सेक्रेटरी हैं, वो कश्मीर समस्या को देख रहे हैं, और जो दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी थे वो भी कुछ दिन पहले तक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे कश्मीर में, तो दोनों मिलकर कश्मीर का समस्या का समाधान कर रहे थे। तो मैं तो मजाक में करता था समाधान का, उन दोनों मिलकर देखिए समाधान कर रहे हैं। कुछ इंसाइट्स बताइए, क्या माफिया के बारे में बताइए जिसका जिक्र आपने किया उस कोल सेक्टर में। कोल सेक्टर में मैंने पहले विश्लेषण किया कि माफिया तो है, लेकिन क्यों है। देखिए, माफिया का जो कहीं भी, चाहे विदेश में देश में, जब भी माफिया आता है वो शॉर्टेजेस की वजह से आता है। अगर कोई चीज़ की कमी नहीं होगी तो माफिया क्यों आएगा। जब कमी होगी, जो आप माफिया की हिस्ट्री पढ़िए यूएसए में, जब वो प्रोहिबिशन लाए, जब उन्होंने शराब की कमी की तो माफिया ने सप्लाई करनी शुरू कर दी। तो किसी भी चीज़ की कमी होगी तो माफिया का एक फर्टाइल ग्राउंड बनता है। तो मैंने फिर प्रयास किया कि कोल का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। मेरा ये मानना था कि कोल का प्रोडक्शन बन जाएगा तो माफिया का जो हावी जो बने हुए हैं वो कम हो जाएगा। समाप्त होगा नहीं होगा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जब इजीली अवेलेबल हो जाए कोयला तो कोई क्यों उसमें माफिया में बनना चाहेगा। तो वो इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में। आपको बताना चाहूँगा 14-15 में, अगर मुझे स्मरण है सही फिगर्स, तो 34 मिलियन टन का एडिशनल प्रोडक्शन हुआ था 14-15 में, जो कि पिछले 4 वर्षों का जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन था उससे अधिक था। और उसके उपरांत 15-16 में 44 मिलियन टन का और हुआ। इसी के फलस्वरूप हमारे जितने पावर प्लांट्स थे, अब आजकल फिर वो समस्या लोग बताते हैं, लेकिन उस समय एक भी पावर प्लांट ऐसा नहीं था जो क्रिटिकल था। तो ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि हमारी टीम अच्छी थी। और मैं श्रेय देना चाहूँगा जो हमारे चेयरमैन थे कोल इंडिया के, सुधीर भट्टाचार्य जी, क्या गजब के अधिकारी थे। उन्होंने बिल्कुल परिवर्तित कर दिया कोल इंडिया को। मुझे याद है उस समय कोल इंडिया का शेयर प्राइस जो आज 200 के नीचे है, 400 से ऊपर पहुंच गया था शेयर प्राइस। इतना बढ़िया काम उन्होंने किया। किसी भी सक्सेस के लिए कोई एक व्यक्ति अलग अकेले काम नहीं कर सकता, वो टीम काम करती है। व्यक्ति का, लीडर का काम यह है कि टीम को एनेबल करे, वो ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए, ऐसा प्रोटेक्शन दे अपने मेंबर्स को, ऐसा डेलीगेशन करे, ऐसा ट्रस्ट करे। वो है काम लीडर का, खुद काम करना नहीं है लीडर का काम। हाँ, इससे मुझे एक चीज़ याद आई। हमारे स्कूल्स में, आप एजुकेशन सेक्रेटरी भी पोस्टेड थे, तो हमारे स्कूल में हमें बात करना अलाउ नहीं होता, हम टीम वर्क नहीं कर सकते, एक दूसरे से आइडिया एक्सचेंज नहीं कर सकते, टीचर जो बोलेगा हमें वो करना पड़ेगा, एकदम सब कुछ स्ट्रिक्ट और स्टैटिक होता है। और आज के टाइम पे इतने डायनेमिक वर्ल्ड में ये एजुकेशन सिस्टम लेके हम कहाँ जाएंगे। नहीं, तो इसे हम कंफ्यूज ना करें। जहाँ एक डिसिप्लिन आवश्यक है किसी क्लास में, वहीं इंटरेक्शन भी आवश्यक है, लेकिन दोनों का समय अलग होता है। अगर आप इंटरेक्शन क्लास में करने लगेंगे जब टीचर पढ़ा रही हैं तो केओस हो जाएगा, लेकिन क्लास के बाद या ऐसे आप ओकेजन्स बनाएं, डिबेटिंग कराएं, ग्रुप डिस्कशन कराएं, जिसमें डिस्कशन हो। तो जो आप बात कह रहे हैं उसको ज़रा ठीक से हमें समझना पड़ेगा। हमें क्लास में टीचर के बोलते समय डिस्कशन की बात नहीं करनी है। टीचर का पढ़ाना अलग है, डिस्कशन अलग है, ओपन थिंकिंग अलग है, ये अलग हैं चीज़ें और सभी आवश्यक हैं, लेकिन अगर आप मिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। एज ए एजुकेशन सेक्रेटरी आपने बहुत ट्रैवल किया अलग अलग स्टेट्स में, आई थिंक तो कहते 23 स्टेट्स में। तो आपने रूरल इंडिया के स्कूल्स को देखा होगा, तो अभी जो आपने बोला डिबेट डिस्कशन ये सब वहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, समस्या दूसरी है एजुकेशन की। एजुकेशन की समस्या डिबेट नहीं है, एजुकेशन की समस्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और उसके कई कारण हैं। उसमें एक प्रमुख कारण जो है, जो हमारा टीचर है। मैं अक्सर कहता हूँ, हमने पुस्तक में भी मैंने लिखा है, टीचर एक पिवट है एजुकेशन का। अगर हम टीचर से संबंधित, शिक्षक से संबंधित समस्याओं को समाधान कर लें तो हमारी शिक्षा में सुधार आ जाएगा। मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया जो 20 महीने में वह रहा, और मुझे प्रसन्नता है कि आगे भी उस पर प्रयास जारी है। शिक्षक को हमें देखना है, जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षक की जो सेवा में आने से पूर्व जो ट्रेनिंग होती है बीएड एंड डीएलएड कॉलेजेस में,
उसमें विशेष समस्या है। हमारे प्रदेश में लगभग 16,000 सच ऐसे कॉलेजेस हैं, जिसमें से 4,000 ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक कमरे में हैं। वो आपको डिग्री भी दे देंगे, नौकरी भी शायद दिलवा देंगे। तो ऐसा शिक्षक कहाँ जाएगा? तो मैंने पुस्तक में पूरा एक चैप्टर लिखा है कि कैसे हमने उसको हैंडल करने का प्रयास किया। अब नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी उस पर चर्चा है। इसी तरह जब शिक्षकों को चयन होता है शासकीय सेवा में, आपको पता है नहीं पता है, एक प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री जेल में गए इसकी वजह से, जो उसमें रैकेट हुआ सिलेक्शन में टीचर्स का। तो आपने उनको पढ़ाया नहीं, गलत आदमी को चयनित कर लिया तो पढ़ाएगा क्या? इसी तरीके की कई समस्याएं हैं शिक्षा से संबंधित। मेरे विचार से प्रमुख समस्या शिक्षा की क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है शिक्षा की, और उस गुणवत्ता के पीछे टीचर है। अगर हम टीचर से संबंधित इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे तो निश्चित रूप से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधरेगी। RSBY स्कीम के बारे में कुछ बताइए, इतने मास लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट किया? वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम थी। मुझे याद है कि जब मैं लेबर मिनिस्ट्री मैंने ज्वाइन की, डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर के रूप में, तो वहाँ पे मैं देखता था ज़्यादा काम वाम ज़्यादा होता नहीं था। और फिर अचानक प्रधानमंत्री जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक स्कीम अनाउंस की गरीबों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की। अब हमारा डायरेक्ट कोई मतलब नहीं था उससे, लेकिन एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष चिदम्बरम साहब थे, उस समय वित्त सचिव थे, वित्त मंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना। उसमें फिर ये निर्णय हुआ कि वो काम हम करेंगे। तो शुरू में तो मुझे भी अचंभा हुआ कि ऐसी स्कीम हम कैसे कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो स्कीम एक अच्छी स्कीम बन गई। वो गरीब, सबसे गरीब तबके लोगों के लिए थी। 30,000 रुपये तक का इंश्योरेंस था और स्मार्ट कार्ड बेस्ड इंश्योरेंस थी। यानी कि वो गरीब आदमी या उसका परिवार किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाता था, ना उसे कोई डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता था, ना उसे कोई पैसा ले जाना पड़ता था, कैशलेस, पेपरलेस। और सबसे अच्छी चीज़ उस स्कीम की थी कि उसकी जो लाभ है, ऐसा नहीं आपको ज़िले में मिलेगा जैसे PDS में, MNREG में अपने ज़िले में मिलता है, लेकिन आप देश में किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके लाभ ले सकते थे। ये स्कीम थी। उसकी सराहना पूरे विश्व भर में हुई। ILO, UNDP, वर्ल्ड बैंक, सब ने उसकी सराहना की। यहाँ तक कि मुझे स्मरण है, मैंने इसका दृष्टांत अपनी पुस्तक में लिखा है कि मुझे फ़ोन आया, एक एडवाइज़र, ओबामा प्रेसिडेंट बने थे, उनका एडवाइज़र का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप यहाँ के वाशिंगटन में आके प्रस्तुतिकरण करिए हमारे सामने। तो हमने कहा कि हमारी स्कीम तो बिल्कुल अलग है, हम आपको क्या बताएंगे। बोले नहीं, आप जब वाशिंगटन आएँ तो हमारे को भी एक प्रस्तुतिकरण करें। तो मैं वाशिंगटन जाता रहता था, वर्ल्ड बैंक में जाता था। तो एक विज़िट में मैं वहाँ ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट करके है, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट के एडवाइज़र्स रहते हैं, तो वहाँ जाके मैंने प्रस्तुतिकरण किया। तो प्रस्तुतिकरण करने के बाद मैं बाहर आया, चाय पी रहा था मैं, तभी एक बिल गेट्स फाउंडेशन करके है, उसके प्रतिनिधि आए मुझ पर, कहते हैं साहब आप यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस स्कीम, व्हाट डज गवर्नमेंट गिव यू बियॉन्ड योर सैलरी। यानी कि आप इतने क्यों लगनशील हैं, आपको तो सरकार से सैलरी देती है, लेकिन आप तो बिल्कुल चिपके हुए हैं स्कीम के साथ। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि गेट्स फाउंडेशन गरीब देशों को, गरीब लोगों को इतना पैसा देती है, आप क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारा काम है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा बट वी डिराइव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हेल्पिंग पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो मैंने उनसे कहा यू हैव आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन। द RSBY इज मेंट फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल, मेनी ऑफ whom would have been dead but for the scheme. So the good wishes of those that survived and their families come back to me somehow anyhow. That's good enough a kick for me to do what I am doing. And then I narrated an incident to him. मैं इसमें छोटे छोटे अस्पतालों में जाता था जहाँ इनके मरीज़ भर्ती होते थे। एक अस्पताल में मैं गया, एक मरीज़ से मैं बात कर रहा था, तभी बहुत हल्की सी आवाज़ मुझे पीछे से सुनाई दी, बेटा इधर आओ। मैंने पलट के देखा तो एक बूढ़ी औरत 90 वर्ष की रही होगी, बैठ नहीं पाती थी, लेटी बुला रही थी मुझे, बेटा इधर आओ। उसके हाथ में स्मार्ट कार्ड था, ऐसे कर रही थी। मैं गया, मैंने माता जी आप ठीक तो हैं? बेटा मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, लेकिन इन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। मैंने कहा फिर तो आप ठीक हो जाएंगी, अपने घर जाएंगी। नहीं बेटा मेरी तो उम्र इतनी हो गई, अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊँगी। फिर मैंने कहा नहीं आप ठीक हो जाएंगे। नहीं ना बेटा, मेरा ना कोई भाई है, ना कोई नहीं है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो भीख मांगती थी। बीमार पड़ गई, मेरे पड़ोसी ने तुम्हारा ये कार्ड देखा, मुझे यहाँ ले आया, और ये सब मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझसे पैसे भी नहीं मांगते, मेरे पास है भी नहीं देने को। मैंने कहा माता जी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल ठीक हो गए घर जाए। नहीं बेटा, अब तो मैं ऊपर वाले के पास जाऊँगी, लेकिन ऊपर वाले से जाके एक बात जरूर कहूँगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है,
तो जब मैंने बताया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, शुरू में आपने एक प्रश्न किया था कि आपने अपना जीवन यापन किया जैसे किया, क्यों किया? वो इसलिए किया। मैं इनको अपनी पुस्तक में भारत रत्न कहता हूँ। ये मेरे भारत रत्न हैं। ये ऐसे क्षण हैं जिनके बारे में जब मैं स्मरण करता हूँ उस समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे अच्छा भारत रत्न क्या हो सकता है? भारत रत्न तो टांग देगा कोई आदमी, लगा देगा, दूसरों को बताएगा। ये तो मेरे लिए हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है इन क्षणों को सोच के। और ऐसे कई क्षण हैं मेरे जीवन में और इस सेवा में आकर वो क्षण मुझे कई मिले, मुझे मौका मिला उन क्षणों का। और नेक्सस ऑफ गुड के बारे में बताइए। हम लोगों से ज्वाइन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, या फिर हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें? जब मैं शिक्षा सचिव था तो मैं देश भर में घूम रहा था, तो कई मैंने ऐसे उदाहरण देखे जहाँ मैंने देखा इतना अच्छा काम हो रहा है। एक उदाहरण विशेष रूप से बताना चाहूँगा। मैं एक स्कूल था, पस्तेपाड़ा एक जगह है 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट, तो ट्राइबल एरिया में था। तो मुझे किसी ने कहा कि आप वहाँ जाइए, उस स्कूल में बिजली नहीं है। तो मैं ये सोच के गया कि मैं देखूँ आज भी ऐसे देश में ऐसे स्कूल हैं जहाँ बिजली नहीं है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा 2 कमरे का स्कूल था और टीचर आया, मैं अंदर गया तो देखा हर बच्चे के पास टैबलेट थी। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे स्कूल में तो बिजली नहीं है, तुम टैबलेट में बिजली कैसे आती है? तो ले गया मुझे 2 कमरों के पीछे, उसने दिखाया फोल्डेबल सोलर पैनल जिससे वो बैटरी चार्ज कर रहा था, बैटरी से टैबलेट चार्ज कर रहा था। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये आया कि इतने टैबलेट तुम्हें कहाँ से मिले, पैसा कहाँ से आया? तो उसने कहा कि सब जब मैं यहाँ आया था, उसका नाम संदीप गुंड है, अब तो वो नेशनल हीरो है इस समय। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास सेकेंड हैंड लैपटॉप था, 40-50 बच्चे थे, आधे आते थे आधे नहीं आते थे। तो मैं एक एजुकेशनल वीडियो चलाता था इस पर अपने लैपटॉप पे, तो चारों बच्चे इकट्ठे हो जाते थे चारों तरफ, वो बड़े चाव से देखते थे उसको। 2 महीने बाद करीब 15-20 जो उनके अभिभावक पेरेंट्स थे वो आए और पूछने लगे गुरुजी से, गुरुजी पहले तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, भागते हैं स्कूल की तरफ, आपने क्या किया? तो उसने बताया कि मैंने ये शायद मैं वीडियो चलाता हूँ, इससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर उसने जब देखा ये पेरेंट्स जो हैं ये इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग 500-500 रुपये दे सकते हैं क्या? तो गरीब लोग थे लेकिन उन्होंने दे दिए 5 रुपये। तो इसने 2 टैबलेट खरीदे और टैबलेट अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर दिए, 3 ग्रुप बना दिए। उसका जो पैशन था, लोगों को जानकारी आने लगी, तो एक CSR फंडिंग एजेंसी और एक NGO वो पहुंचे वहाँ स्कूल में। जब उन्होंने देखा तो वो बड़े इंप्रेस्ड हुए, तो उन्होंने फंड किया इन टैबलेट्स को और स्मार्ट स्क्रीन को। तभी मैं भी पहुंच गया वहाँ पर। कुछ दिनों बाद मैंने देखा, मैं भी बड़ा इंप्रेस्ड। मैंने संदीप गुंड के साथ फ़ोटो ली और ट्वीट की। सडनली संदीप गुंड लोकल हीरो बन गया, आसपास के स्कूल के लोग आने लगे, देखने लगे अपने स्तर से। इस बीच में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला। मिस्टर कोविंद हैड जस्ट टेकन ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं मिला उनसे, मैं उनको दूसरे परिप्रेक्ष्य में गया था मिलने, और बैठे हुए तो चर्चा हो रही थी। तो मैंने कहा, मैंने इसका ये इंसिडेंट सुनाया संदीप गुंड वाला उनको, तो वो बड़ी इंप्रेस लगे। मैंने पूछा, सर आप मिलेंगे उससे, संदीप गुंड से? बोले वाई नॉट। मैंने संदीप गुंड को दिल्ली में बुलाया, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला, फोटो खींची। सडनली संदीप गुंड बिकम्स अ नेशनल हीरो। अब देखिए, ये अंत नहीं हुआ। जो पस्तेपाड़ा मॉडल था 2 साल में 50,000 स्कूलों में रेप्लिकेट हुआ, और इसके लिए पैसा जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने दिया, क्राउड फंडिंग से 340 करोड़ रुपए। तो ये एक उदाहरण था कि अगर किसी अच्छी चीज को आप देखें और उसको समझें, उसको प्रसारित करें, तो उसका रेप्लिकेशन स्केल होगा। इस आधार पर मैंने नेक्सस ऑफ गुड मूवमेंट शुरू किया, और इसमें हम सब लोगों से ये कहते हैं कि समाज में बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन हम क्या अच्छी चीज़ को देख सकते हैं? क्या हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं? क्या हम उसको और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं? खुद प्रेरित हो सकते हैं उसे करने के लिए, रेप्लिकेट स्केल करने के लिए। तो मैं तो चाहूँगा कि जो भी चाहे बड़े आराम से नेक्सस ऑफ गुड ज्वाइन कर सकता है। जस्ट गूगल पे नेक्सस ऑफ गुड टाइप कीजिए, आपको ले जाएगा। उस पोर्टल पे चले जाइए और 2 मिनट में आप नेक्सस ऑफ गुड के सदस्य बन सकते हैं। वहाँ पे सैकड़ों की मात्रा में स्टोरीज अच्छी हैं कि लोगों के इन दुरूह विषम परिस्थितियों में भी कितने लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। जब आप ये देखेंगे तो आप भी प्रेरित होंगे। आप कहेंगे, अगर इन परिस्थितियों में ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो प्रेरणा स्रोत है ये सब। और मैं तो चाहता हूँ जितने लोग नेक्सस गुड से जुड़े, अच्छा रहेगा। नेक्सस गुड का हमने फाउंडेशन बनाया है, एक ट्रस्ट सेटअप हुआ है, हमारा पोर्टल है। पिछले माह हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी, एनुअल अवार्ड दिया था 21 लोगों को। इस तरीके की हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिसमें लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं अच्छी बात कहने का। थैंक्स अनीस सर फॉर जॉइनिंग अस।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।